हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फिनॉल जो है फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने शुरू की थी वलय की अभिक्रियाएं, जिसमें 5 अभिक्रियाएं हमने ली थी और छठी अभिक्रिया के अंदर जो फॉर्मलीकरण अभिक्रिया है जिसमें हम कहते हैं कि एल्डिहाइड समूह CHO समूह जो होता है उसका जुड़ना है ना, तो उसके अंतर्गत हमने दो रिएक्शन पढ़ी थी, गाटरमान अभिक्रिया और दूसरी थी राइमर-टिमान अभिक्रिया। अब इस फॉर्मलीकरण की तीसरी लास्ट अभिक्रिया आती है, देखिएगा इसका नाम है डफ रिएक्शन। कौन सी? डफ अभिक्रिया। अब नाम भी दिया है डफ अभिक्रिया के रूप में। देखो इसमें क्या होगा, पहले अपन आउटलाइन लेते हैं। आउटलाइन लेते हैं तो इसमें सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, फिनॉल। ठीक है, क्या लेंगे? फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन हम करवाते हैं, एक यौगिक है जिसका नाम है हेक्सामेथिलीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। देखो नाम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और साथ में इसमें लिया जाता है बोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल का सूत्र आपको पता है H3BO3 है। ठीक है, इसकी क्रिया से एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। क्या बनता है? मध्यवर्ती उत्पाद बनता है और उस मध्यवर्ती उत्पाद का आगे हम क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं। क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे, जिससे इसमें उत्पाद बनेगा सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड इसके अंदर मुख्य रूप से प्राप्त होता है। देखिए वापस, फिनॉल, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, बोरिक अम्ल, मध्यवर्ती बना, अपघटन किया, सैलिसिलएल्डिहाइड। ये पूरी की पूरी रिएक्शन जितनी भी है यह ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल जो होता है, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में संपन्न होती है। क्या करते हैं? इसकी उपस्थिति में संपन्न कराई जाती है। अब हम लेते हैं इसकी रिएक्शन। सबसे पहला हमारे पास क्या है यौगिक? देखिएगा फिनॉल। ठीक है, अब फिनॉल की हम अभिक्रिया लेते हैं। देखो आप, ये फिनॉल हेक्सामेथिलीन, हेक्सा का मेथिलीन होता है CH2। हेक्सा का मतलब कितना हुआ? 6। टेट्राएमीन, इसको लिखा जाता है N4 के रूप में। ये हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है। मैं इसका इस रिएक्शन के बाद इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, कैसी होती है इसकी संरचना। ठीक है, बोरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या आता है? H3BO3। अब ये क्या कह रहा है, जब इन तीनों की रिएक्शन होती है तो इसमें एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, जैसे हमने गाटरमान अभिक्रिया के अंदर बताया था एल्डिमीन, उसी टाइप से इसमें भी एल्डिमीन जैसा ही एक मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा। तो इस उत्पाद का सूत्र आपको ध्यान में रखना है कि एक तो हम लेंगे ये OH, तो यही रहेगा हमारे पास जो है। ठीक है, अब मध्यवर्ती जो बनेगा इसका सूत्र आएगा CH डबल बॉन्ड N। देखो गाटरमान अभिक्रिया में यहां पर H था, गाटरमान की बात कर रहे हैं, और वो इधर थी नीचे की तरफ। ठीक है, यहां हम केवल इसमें N के रूप में लिखते हैं और इसके साथ में जुड़ा हुआ होता है एक CH3। ये यौगिक है जो कौन सा है? मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब आप इसका नाम लिखना चाहो तो नॉर्मली लिख सकते हो N-मेथिल एल्डिमीन। N-मेथिल एल्डिमीन के रूप में भी आप बता सकते हो। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसको हम यूं बोल सकते हैं N-मेथिल एल्डिमीन। अब आगे कह रहा है इस मध्यवर्ती का जल अपघटन करना है। देखो H2O, हमें बनाना क्या है? सैलिसिलएल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह है। तो ये जो CH है, इस CH के साथ में ये ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगी। ठीक है, जैसे ही जुड़ी तो आप इसमें यूं बताओगे कि ये आया इधर CHO और इधर क्या है हमारे पास? OH, CHO। अब N के साथ में देखो N हट रहा है, दो संयोजकताएं कम हो जाएगी, जो दो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ेंगे तो प्लस जुड़ेगा NH2 CH3। ये बना है मेथेनेमीन।
क्या बना है, मेथिनामीन। और ये जो यौगिक बनता है इसका नाम है सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड के रूप में ये प्राप्त होता है। तो ये पहले मतलब तीसरे नंबर की लास्ट अभिक्रिया है फॉर्म्युलीकरण की, जिसमें ये दिखाया गया है कि डफ रिएक्शन हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन एमीन बोरिक अम्ल क्रिया करता है, मध्यवर्ती बनता है जिसका जल अपघटन करते हैं, तो ये सैलिसिलएल्डिहाइड प्राप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब आपको मैं इसका सूत्र बता देता हूं, इसका हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का सूत्र बता देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन की जो संरचना है ये किस प्रकार से बनती है, तो इसको मैं साइड में बता देता हूं, है ना। देखिए, सबसे पहले आप क्या करो, हमने इसका अणु सूत्र क्या लिखा, CH2 का होल 6N4 ये है। सबसे पहले आप ये बताइए 1 2 3 4 5 6, पहले तो ये संरचना बना दो। ठीक है, अब 3 अल्टरनेट नाइट्रोजन परमाणु बताइए, क्या बताइए, नाइट्रोजन 1, ठीक है, ये 2 और ये 3 अल्टरनेट बताओ और एक बीच में बताइए, क्योंकि नाइट्रोजन कितने, 4। ठीक है, अब प्रत्येक नाइट्रोजन देखो बीच में आप जोड़ दोगे CH2, अब एक CH2 इधर, ये एक, दूसरा CH2 इधर, तो तीसरा CH2 इधर, 3। ठीक है, अब ये जितने भी देखो हमारे पास 6 होने चाहिए, 6 में से अब एक CH2 इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में, एक CH2 इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में, और एक CH2 आएगी इसके और इसके बीच। ये सूत्र है हेक्सामेथिलीन। क्या नाम आता है, हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन, और क्या आएगा, टेट्राएमीन का। ये ध्यान रखना है आपको सूत्र, जो अभी अपन ने इस अभिक्रिया के अंदर उपयोग में लिया था उसका सूत्र यही रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्म्युलीकरण अभिक्रिया यहां पर संपन्न होती है। सातवीं रिएक्शन आती है, वो है कार्बोक्सिलीकरण के अंतर्गत आएगी। वो फॉर्म्युलीकरण था, ये आएगी कार्बोक्सिलीकरण। कौन सी, कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होगा जैसे फॉर्म्युलीकरण में CH2 समूह आया था, इसमें कौन सा आएगा, COOH समूह का जुड़ना, किसका, COH का। तो अब इसमें पहली रिएक्शन आती है, ये है राइमर टीमान, राइमर टीमान, राइमर टीमान। ठीक है, और क्या लिखेंगे, अभिक्रिया। अब देखो इससे पहले भी आई थी राइमर टीमान अभिक्रिया, मैंने कहा था उसमें आपको ध्यान में रखना है कि वो अभिक्रिया जो थी वो थी कौन सी, फॉर्म्युलीकरण, और ये राइमर टीमान कौन सी है, कार्बोक्सिलीकरण। इसको यूं लिखेंगे, राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो आप इसमें क्या क्या लेना है, तो पहले आउटलाइन लो, फिनॉल, उसमें लिया था क्लोरोफॉर्म, इसमें लेंगे CCl4, और जितने मैंने कहा ना कि जितने हेलोजन जुड़े हुए रहते हैं उतने KOH लिए जाते हैं, तो क्या लेंगे, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इनकी जब क्रिया होगी तो इसमें बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। कौन सा, सैलिसिलिक अम्ल इसके अंदर बनता है। देखो वहां था सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, और यहां पर आएगा सैलिसिलिक अम्ल। कैसे आता है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फिनॉल लीजिए। अब ये लो फिनॉल लिया हमने, ठीक है, अब इस फिनॉल के साथ में, ये फिनॉल है, ठीक है, इसकी क्रिया CCl4 प्लस KOH से करवाते हैं। ठीक है, तो पहले बताया कि जितने Cl है उतने क्या ले लो, K। अब हटेगा क्या, सबसे पहला क्लोरीन कितने, 4, K कितने, 4, तो 4 तो आप हटा दो KCl। ठीक है, क्या हटा देंगे, KCl। अब पीछे क्या रहा देखिएगा, 4 हाइड्रोजन है और 4 क्या है इसके अंदर, ऑक्सीजन है। ठीक है,
तो 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन जो है ना, देखो इसमें से 4 हाइड्रोजन परमाणु और 2 ऑक्सीजन इसमें से मिलके और बना देंगे 2H2। ध्यान दीजिएगा, 4 क्लोरीन 4 पोटेशियम हट गए, 4 KCl बनाया, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलके H2O। अब इधर रहे 2 ऑक्सीजन, ठीक है, इधर रहा 1 कार्बन, ठीक है, तो COO, और ये जुड़ेगा कहां, यहां पर, यहां से हटेगा, तो यहां का 1 हाइड्रोजन और यहां से, चलो मैं इसको यहां पर हाइड्रोजन बता देता हूं, ये N, तो COO और H ये मिलके बना देंगे इधर, तो यहां मुख्य उत्पाद यहां बता देता हूं मैं, देखो ये यहां पर बनेगा, ये वलय, यहां पर क्या है हमारे पास OH है, और ये मिलेगा COOH, ये बनता है सैलिसिलिक अम्ल। कौन सा, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया जो है ना वो इस तरह से यहाँ पर संपन्न होती है। तो यहाँ ये कहलाती है राइमर-टिमान। कौन सी अभिक्रिया, राइमर-टिमान, लेकिन साथ में क्या बताओगे, कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ओके। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट रिएक्शन जो लेंगे वो इसी की दूसरी रिएक्शन है, जिसका नाम है कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। देखो कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, इसकी जस्ट कार्बोक्सिलीकरण की है रिएक्शन, वो है कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। देखो इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा तो ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। देखिए कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया में पहले अपन आउटलाइन लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर रिएक्शन आती है कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, ये याद रखनी है आपको, ठीक है ना। ये वेरी मतलब उन दोनों अभिक्रियाओं से ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लेंगे आउटलाइन, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लीजिए फिनॉल, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, NaOH से। सबसे पहले NaOH से जब क्रिया कराओगे, तो आपने जनरल अभिक्रिया देखी है, फिनॉल NaOH से जब क्रिया करता है तो इसके अंदर बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। हर रिएक्शन में आया हुआ है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर CO2 गैस को उच्च ताप और दाब पर प्रवाहित किया जाता है। CO2 गैस जो होती है इसको उच्च ताप और दाब पर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, ठीक है। अब इसको जब इसमें प्रवाहित किया जाता है तो इसमें एक यौगिक बनता है जिसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट, देखो सैलिसिलिक अम्ल जो होता है, सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण, अभी अपन ने सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र लिया था, देखो बना था इसके अंदर, वो ये था COH और इधर क्या था OH। अब ये अम्ल है, अम्ल का लवण कब बनता है, जब COH से एक हाइड्रोजन हटके उसके स्थान पर कोई दूसरा धातु जुड़ती है या तत्व जुड़ता है, जैसे इसके साथ में मैंने जोड़ा Na, है ना। तो अब ये Na है, तो ये तो पूरा सैलिसिलिक अम्ल था, यहां आ जाएगा माइनस और यहां है प्लस, तो ये तो बन गया सिलेट। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल से ऑक्जेलेट बनता है वैसे सिलेट बन गया, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है Na, ये इसके अंदर बनता है, जिसका आगे HCl के द्वारा क्या करते हैं, अम्लीयकरण या अम्लीकरण करते हैं, तब बनता है सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल। देखो लैंग्वेज 1 नंबर का सवाल आता है, तो 1 नंबर के सवाल के अंदर भी किस प्रकार से लैंग्वेज आती है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो फिनॉल NaOH से क्रिया करके फिनॉक्साइड बनाएगा, जिसमें CO2 गैस उच्च ताप और उच्च दाब पर जब CO2 प्रवाहित की जाती है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसका अम्लीकरण करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। अब हम लेते हैं इसकी रिएक्शन। देखो
रिएक्शन में सबसे पहले आप लो फिनॉल, ध्यान दीजिएगा, हम लेते हैं ये फिनॉल। इस फिनॉल की क्रिया पहले स्टेप में किससे कराई जाती है? NaOH से। ये बिल्कुल यूं चलना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। NaOH, यहां से OH और यहां से H, क्या हटा? H2। अब H2 हटते Na आके इसके साथ जुड़ गया, तो Na जोड़ते ये आ जाएगा यहां पर, ध्यान दीजिएगा, इधर आ जाएगा ONA। अब ये सूत्र किसका है? सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र है ना। अब महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना, देखो अब आगे इसमें बताया है कि इसके अंदर कौन सी गैस? CO2 गैस प्रवाहित की जाती है उच्च ताप एवं दाब पर, ठीक है। जब CO2 गैस प्रवाहित की जाएगी तो इसमें दो प्रक्रियाएं होगी, जैसे हमने फ्रिश पुनर्विन्यास पढ़ा है वैसे ही इसके अंतर्गत होगा कि यहां से जो हाइड्रोजन परमाणु होता है इसका हाइड्रोजन परमाणु, ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा यहां से ऑक्सीजन के पास में, ध्यान दीजिएगा, ये H हटेगा और ये कहां जाएगा? ऑक्सीजन के पास में। ये Na हटेगा, ये Na इस CO2 के साथ इस पर जुड़ेगा। अब कैसे जुड़ता है? तो देखो सबसे पहले तो हम ये वलय ले लेते हैं, ये वलय ली हमने, ठीक है। अब इस वलय से ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, H यहां से हटा और इस ऑक्सीजन के पास में जाके जुड़ गया, तो क्या बना? OH, ठीक है। अब ये CO2 है तो CO2 यहां पर जुड़ेगी तो COO और ये Na कहां पर जुड़ेगा? इसके साथ में जुड़ता है, ये बना इसके अंदर सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। सोडियम क्या बना? सैलिसिलेट। कैसे बना? तो यहां से H हटा सोडियम फिनॉक्साइड से, ये H इधर जुड़ा, Na इधर आएगा और इसके साथ मिलके ये बनाता है। अब इस यौगिक का आगे HCl के द्वारा हम क्या करते हैं? अम्लीयकरण करते हैं। तो HCl के द्वारा अम्लीयकरण करने का मतलब क्या हुआ कि यहां से Na सोडियम और ये Cl मिलके क्या बना देगा? NaCl हट जाएगा और NaCl हटते ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगी तो अपना मुख्य उत्पाद जो बनता है वो ये बनता है। देखो आप यहां से ये वलय इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? COOH, ये हाइड्रोजन इधर जुड़ गई, ठीक है, और इधर क्या है हमारे पास? OH। तो ये कौन सा अम्ल बनता है? सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। सैलिसिलिक अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये पूरी अभिक्रिया है जिसमें आपको बताना है NaOH पहले जुड़ेगा तो जल हटा, ये बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की तो ये यौगिक बना। कैसे? यहां से H हट के इसके साथ जुड़ गया तो यहाँ इस संयोजकता कम हो गई, इस संयोजकता के साथ ये CO मतलब CO2 जुड़ेगी और Na इसके साथ आगे जुड़ के बना देगा सोडियम सैलिसिलेट। देखो ये पड़ा, ठीक है। इसका क्या करते हैं? अम्लीयकरण HCl के द्वारा, तो Na यहां से H इसका ये सॉरी Cl, ये Na और क्या हटा? Cl, फिर H बचा हुआ इसके साथ आके जुड़ जाता है। तो ये पूरी अभिक्रिया आती है जिसका नाम है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। आप ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब ये तो 7वीं अभिक्रिया थी, अब 8वीं अभिक्रिया आती है जिसका नाम है हाइड्रोजनीकरण। आपने हाइड्रोजनीकरण पढ़ा है, देखिएगा, हाइड्रोजनीकरण जब अपन इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो उत्प्रेरक आपको पता होगा, उत्प्रेरक हमेशा हाइड्रोजनीकरण में कौन से लिए जाते हैं? निकल, प्लेटिनम, है ना, निकल, प्लेटिनम वगैरह, और भी जैसे सोडियम, एथेनॉल, या और भी उत्प्रेरक आप इसके अंदर ले सकते हो। तो हम इसकी 8वीं अभिक्रिया, लास्ट अभिक्रिया इसकी लेते हैं, वलय की अभिक्रियाओं की लास्ट रिएक्शन है जिसका नाम है हाइड्रोजनीकरण। कौन सा? हाइड्रोजनीकरण। और हाइड्रोजनीकरण के लिए ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक कौन सा आएगा? इसमें लेंगे हम
निकल और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करते हैं। अब देखो मैं इस रिएक्शन को है ना थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं। हमारे पास फिनॉल है, तो फिनॉल का सूत्र क्या लिखते हैं अपन, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करते हैं, ये डबल बॉन्ड यूं रहते हैं और ये OH होती है, ये होता है ना फिनॉल। अब इस फिनॉल को मैं अलग तरीके से लिखता हूं, ध्यान देना। ये C, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अब डबल बॉन्ड है तो एक बंद इधर बताया, एक बंद इधर बताया, एक बंद इधर, एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा H, पांचवा H। अब इधर H नहीं होगा, इधर क्या जुड़ा हुआ है, ये OH है। ये फिनॉल की संरचना है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, किसकी उपस्थिति में, निकल या प्लेटिनम की उपस्थिति में। ये जितने भी बंद है ना डबल बॉन्ड, इस बंद को तोड़ो, इस बंद को तोड़ो और इस बंद को तोड़ दो पहले। अब क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 आया, ठीक है। अब देखो आप इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूं ताकि हाइड्रोजन जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1, 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब पहले से H जुड़ा हुआ है ना, और इधर क्या है हमारे पास OH। हमने क्या किया, इधर H है, इधर H है, इधर H है, इधर भी H है और इधर भी H है, ठीक है। अब ये H ये थे, देखो आप 1 2 3 4 5, इधर OH था, 1 2 3 4 5, सारे बंद तोड़ दिए। बंद तोड़ते ही प्रत्येक कार्बन की एक एक संयोजकता क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम, ठीक है। तो अब आप जब इसमें जोड़ोगे तो क्या जोड़ेंगे, यहां पर एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक और यहां पर भी कितनी आएगी, एक हाइड्रोजन आएगी। ये इस तरह से यूं जुड़ेगी इसमें, ठीक है। और जब आप इस सूत्र को पूरा सही तरीके से लिखते हो, ये तो मैंने ऐसे जनरली बताया इसके हिसाब से, और जब इस सूत्र को लिखेंगे, ठीक है ना, तो देखो आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब देखो इसको मैं ऐसे बताता हूं कि इस संरचना के अंदर आपको क्या करना है, ये ना C, तो C एक था ना, OH तो जुड़ा हुआ है ना। अब एक हाइड्रोजन जोड़ा है तो CH लिख दिया, फिर एक इधर CH था तो इसको अपन ने बदल दिया किसमें, CH2 में, ये CH2, फिर CH2, फिर इधर आया CH2, फिर इधर आया CH2 और इस पूरे को लिख दिया CH2 में। अब देखो कितने हाइड्रोजन हमने जोड़े, याद लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हमने जोड़े हैं। कितने, ये 6 हाइड्रोजन इसके अंदर जोड़े। इसका नाम है, ये साइक्लो है, ठीक है। और साइक्लो के साथ में इसको क्या लिखते हैं, हेक्सेनॉल के रूप में लिखा जाता है। कार्बन कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लो हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल के रूप में लिखा जाता है। अब इस रिएक्शन में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो सबसे सिंपल तरीका, या इस रिएक्शन को यूं लिखिए, यहां ऊपर लिख रहा हूं, देखो ये ना, इस रिएक्शन को यूं लिख रहा हूं। ये क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, फिनॉल, ठीक है। तो ये 1 2 3, ये लिख दिया फिनॉल। अब कितने हाइड्रोजन जोड़े आपने, 3H2, 6 हाइड्रोजन जोड़े, किसकी उपस्थिति में, निकल प्लेटिनम की उपस्थिति में। ये सारे बंद तोड़ दो, और बंद तोड़ते ही सीधा इसको यूं बता दो, ये ना, ये यहां पर और इधर जोड़ दो OH, ये यहां से हटा दिया पूरा सब, तो ये बन जाएगा साइक्लो हेक्सेनॉल। क्या बनेगा, साइक्लो हेक्सेनॉल, ठीक है। तो आपके लिए सुविधा है, सुविधा के हिसाब से अगर आप रिएक्शन लिखोगे, वास्तव में रिएक्शन ये होती है, लेकिन हमें इसको याद करने के हिसाब से बताना है, तो याद करने के हिसाब से सीधा ये बताओ, बीच वाले सारे बंद तोड़ दो और इसको इस तरह से खाली वाले बता दो पूरी, ठीक है। तो ये आपके कौन सी रिएक्शनें हुई, फिनॉल की जो बेंजीन वलय है, इस बेंजीन वलय की सारी अभिक्रियाएं यहां पर समाप्त होती है। और अब तीसरे प्रकार की है जिसका नाम है संघनन।
संघनन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ने की जो रिएक्शन आती है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज हम शुरुआत कर लेते हैं संघनन अभिक्रियाओं की, ठीक है। ओके, अब देखो संघनन क्रियाएं जो होती है, संघनन क्रिया का मतलब होता है जुड़ना। तो जुड़ने की एक अभिक्रिया मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, ठीक है ना। देखिए तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं आती है मुख्य रूप से। कितने प्रकार की? तीसरी है इसकी नाम है संघनन क्रियाएं, संघनन अभिक्रियाएं, ठीक है। संघनन अभिक्रियाओं के अंदर पहली आती है, आज हम एक ले रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन होती है। संघनन का मतलब क्या है? जुड़ना, ठीक है। अब जुड़ती है तो पहली आती है इसके अंदर ए, अपन ले लेते हैं, ठीक है। 4-5 रिएक्शन होगी इसमें। तो पहली अभिक्रिया आती है एसीटोन से क्रिया, किसकी? फिनॉल की एसीटोन से क्रिया करवानी, ठीक है। और एसीटोन से क्रिया करवाते हैं तो देखो आप इसकी आउटलाइन बता दो। सबसे पहले तो आउटलाइन को देखो कि फिनॉल प्लस एसीटोन। अब एसीटोन से जब क्रिया करता है तो एसीटोन से क्रिया कराने के लिए इसमें उपस्थिति ली जाती है, सांद्र HCl की उपस्थिति में ये क्रिया संपन्न होती है। और इसके लिए जो उत्पाद बनता है वो नाम ध्यान रखिएगा, बिसफिनॉल। अभी क्या होता है अभी बता दूंगा, बिसफिनॉल ए, बिसफिनॉल ए ये उत्पाद है इसका, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करो, एसीटोन का सूत्र लिखिए। देखो संघनन क्रिया है तो C डबल बॉन्ड O, ये CH3 और ये CH3, ये क्या है हमारे पास? एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन। इसकी क्रिया फिनॉल से कराई जाती है। देखो यहां एक ऑक्सीजन है तो इसमें जल का अणु हटाने के लिए 2 फिनॉल लेंगे हम। कितने? 2। ये एक OH और ये दूसरा ये OH, ठीक है। फिनॉल आ गया। अब यहां से इसका जो हाइड्रोजन परमाणु होता है इस कार्बन के साथ में, इसको बताना है। और ये किसकी उपस्थिति में है? सांद्र HCl की उपस्थिति में। अब देखो क्या हटेगा इसमें? H2O हट रहा है, यहां से देखिएगा ये H2O हटाया, ठीक है। अब यहां से मैं लिख रहा हूं यहां पे -H2O। अब इस पूरे को जोड़ दो एक साथ। देखो ये जुड़ेगा तो सबसे पहले तो अपन ये ले लेते हैं, यहां पर वलय एक, ये एक वलय है बेंजीन की, ठीक है। इसको एक वलय, ये दूसरी वलय, ठीक है। और इधर आ जाएगा OH, इधर भी क्या है? OH है ना। अब यहां पर देखो इस कार्बन की 2 संयोजकताएं कम हो गई, ठीक है। तो यहां से ले लेते हैं अपन, इस कार्बन को यूं जोड़ेंगे इसके साथ में। कार्बन की 2 संयोजकताएं कम हुई ना, तो ये, और इधर दोनों तरफ क्या है? ये CH3 और इधर भी क्या आ रहा है? CH। ये उत्पाद इसके अंदर बनता है। 2 वलय है, देखो ध्यान से, दोनों वलय इसके साथ सीधी जोड़ी है हमने, और वलय जोड़ते हैं इस कार्बन से, तो ये जो उत्पाद बनता है इसका नाम है बिसफिनॉल। देखो बिस शब्द का उपयोग तब होता है जब एक ही चीज 2 बार आती है। जैसे यूं लिखेंगे ना तो डाइफेनिल क्या होता? ये डाइफिनॉल आता, 2 CH3 है, लेकिन इसको नाम दिया गया है बिसफिनॉल। बिसफिनॉल का मतलब क्या हुआ? फिनॉल के कितने समूह हैं? 2 हैं। और ए का मतलब यहां पर है इस एसीटोन से लिया गया है। एसीटोन जो है ना इससे लिया गया है, तो ये आता है बिसफिनॉल ए। अब इसका अगर आपको दूसरा नाम लिखना है तो यूं लिख सकते हो, देखो कैसे लिखेंगे? डाईहाइड्रोक्सी डाईफेनिल एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी, दो वलय है तो इसको यूं भी लिख सकते हैं डाईहाइड्रोक्सी, ठीक है, डाईफेनिल, और है क्या? एसीटोन के रूप में भी इसे
लिखा जा सकता है। या आपको तो ये याद रखना है मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो ये बिसफिनॉल ए एसीटोन के द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर मुख्य रूप से जो फॉर्म्युलीकरण की एक अभिक्रिया और कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण के बारे में पढ़ा और संघनन क्रिया की शुरुआत की है एसीटोन से क्रिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ये संघनन अभिक्रियाएं पूरी करके फिनॉल के उपयोग और ईथर पार्ट का लास्ट टॉपिक जो आता है वो ईथर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आप बाल मंदिर बाड़मेर नाम के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।